जीएस फॉर ऑल के इतिहास के इस क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम आज तुगलक वंश को आगे बढ़ाते हुए फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में आपने मोहम्मद बिन तुगलक को देखा था और जिसकी मृत्यु सिंध अभियान के समय ठट्टा से लौटने के दौरान हो गई। सिंध के नजदीक ही है ठट्टा। तो देखिए, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और इसका कालखंड देखा जाए तो 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक के देखा जा सकता है। और इसे उलेमा और मौलवियों ने गद्दी पर बैठाया था, ये आप ध्यान रखिएगा। जिसमें कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जहां अस्पष्टता से शासन व्यवस्था होती थी, शासन में कठोरता भी थी, वहीं उलेमाओं ने अपने हित को साधने के लिए और शरीयत के अनुसार कानून को चलाने के लिए इसको गद्दी पर बैठाया था। और देखिए, राज्याभिषेक इसका होता है, एक राज्याभिषेक के मृत्यु के दिन ही होती है। 20 मार्च 1551 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है और वहीं ठट्टा यानी सिंध में ही इसका राज्याभिषेक हो जाता है। और दूसरा, दिल्ली पहुंचने पर अगस्त 1551 में इसकी का राज्याभिषेक होता है। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। तो इसी तरह आप देखिएगा, औरंगजेब का भी राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। तो कुछ शासक आते हैं तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा, 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ है। तो खलीफा द्वारा कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी और ब्राह्मणों के ऊपर जिजिया या जजिया कर लगाने वाला यह पहला सुल्तान था। आपने देखा था सबसे पहले जिजिया का प्रचलन मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में भारत के सिंध क्षेत्र पर लगाया जाता है। और जिजिया एक प्रकार से इस्लामिक राज्य में रहने के लिए गैर इस्लामिक व्यक्तियों को एक सुरक्षा कर देना होता था, तो वह उस राज्य में रह सकते थे। तो यह गैर मुसलमानों पर लगने वाला एक प्रकार का इस्लामिक कर था और यह कुरान के अनुसार एक मान्य कर है। तो देखिए, जिजिया लागू करने, लेकिन ऐसा था कि भारत में प्रारंभ से अगर मोहम्मद बिन कासिम के सिंध क्षेत्र पर जिजिया लगाने की बात हो या अभी तक दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र पर हो, तो जिजिया से कुछ ऐसे वर्ग थे जो छूट मिली हुई थी, जिनमें अगर 4 वर्ण में देखा जाए तो हिंदू समाज की, तो ब्राह्मणों को इससे छूटें मिली हुई थी और गरीबों को जिजिया नहीं लगता था, महिलाओं को जिजिया नहीं लगता था। लेकिन आपने अलाउद्दीन के समय भी पढ़ा था, जिजिया जो कर लगती थी उसमें सालाना 48 दिहरम यानी उस समय के जो यूनिट होते थे पैसे का, उसके अनुसार लगता था और मध्यम वर्ग को 12 दिरहम सालाना देना पड़ता था। लेकिन ब्राह्मणों को और कमजोर वर्ग को इससे छूट मिली हुई थी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक पहला शासक सुल्तान हुआ जिसने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया। इसका मूल कारण कहा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक का जो जन्म जो हुआ था वो ब्राह्मणी माता के गर्भ से हुआ था। तो उलेमा ऐसे उसे चुनौतीपूर्ण मानते थे कि यह अपने को प्रमाणित नहीं कर सकता है कि यह शरीयत के अनुसार चल रहा है। तो शरीयत के अनुसार चलने के लिए उसने सभी वर्ग पर जिजिया कर लगाया था। तो वह ब्राह्मण के ऊपर भी जिजिया कर लगाया। पूर्व से चले आ रहे 24 करों को समाप्त कर शरीयत और उलेमा के परामर्श से केवल प्रारंभिक 4 कर ही वह वसूलने का आदेश दिया, जिसमें आप देख सकते हैं पहला है खराज, जो कि लैंड टैक्स होता है, यह उपज का एक निश्चित प्रतिशत होता है। दूसरा देखिए खम्स, यानी युद्ध में लूटा गया धन है उसका भी भाग सरकार को देना पड़ता है, ये दूसरा खम्स दिया गया। और तीसरा जिजिया जो गैर मुसलमानों को लगता है। और चौथा जकात जो मुस्लिमों के द्वारा दान स्वरूप दी जाती है, यह आय का 2.5% सालाना होता था। इसको ध्यान में रखिए आप। इसने उलेमा से परामर्श कर एक नया कर्व यानी सिंचाई कर्व प्रारंभ किया, जिसको हक ए सुर्ब या हक ए सर्व कहा जाता है, जो उपज का 1/10 भाग होता था। ये आप ध्यान में रखना है इसको आपको। और देखिए, यह शरीयत के अनुसार शासन करता था, जिसके कारण कहा जा सकता है कि शरीयत में किसी प्रकार के ऋण की व्यवस्था नहीं होती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिए गए कृषि ऋण यानी सोनभर को भी यह माफ कर दिया और उसके साथ शासन के द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के ऋण, जिसको ऋण को तकाबी कहा जाता था, तो तकाबी को वह माफ कर दिया गया। मतलब अब किसी प्रकार का ऋण ना सरकार के द्वारा दी जाएगी और ना जो पूर्व ऋण है उसे वसूला जाएगा, जिससे राजस्व में काफी नुकसान हुआ। तुगलक ने कहा जाता है कि बड़े बड़े नगरों का निर्माण कराया, जिसमें इसकी संख्या 300 तक थी
और जिसमें बड़े नगर अगर देखा जाए तो ये देखिए बड़े नगर में जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद और फिरोजपुर है, जिसमें आप जौनपुर और फिरोजाबाद यूपी में स्थित है और हिसार और फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है और फिरोजपुर पंजाब में है। तो ये याद रखिएगा, ये राज्य और वर्तमान में अभी किस भारत की किस राज्य में है और वह कौन सा शहर है, इसको मिलाने के लिए देता है। और इसके अलावा दिल्ली में फिरोज शाह कोटला हौज खास शहर का भी निर्माण करवाया था। जैसे कि फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम के रूप में था, उसका नाम बदलकर वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर कर दिया। तो ये गया है, इसको ध्यान में आप रखिए। और देखिए जौनपुर जो शहर है वह अपने चचेरे भाई जौना खां की याद में बनाया था, जो कि अगर इसे उत्तर भारत का सिराज कहा जाता है। ये नॉर्थ इंडिया का सिराज है ये, और सिराज का मतलब होता है सुंदर शहर। और देखिए प्रजा के हित के लिए भी इसने कई विभाग बनाए थे और ज्यादातर काम इसका शरीयत के अनुसार ही होता था। तो ये प्रजा के हित के लिए देखिए गुलामों के लिए इसने दीवाने बंदगाह बनवाया था, जिसमें कहा जाता है सबसे ज्यादा गुलामों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के काल में हुई थी। मतलब 1,80,000 गुलाम इसके इसी दीवाने बंदगाह के अंतर्गत रहते थे, जो विभिन्न कार्यों के लिए मतलब सरकारी कार्य के लिए सुपुर्द किए गए थे। उसको किसानों के पेंशन के लिए दीवाने इस्तेहाक का गठन किया गया था, याद रखिएगा। और सरकारी हॉस्पिटल को दारुल सफा कहते थे। तो इस तरह आप दीवाने बंदगाह, दीवाने इस्तेहाक और दारुल सफा का नाम याद रखिए। और एक याद रखिए दीवाने खैरात। यह क्या है कि गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी एवं गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए यह दीवाने खैरात जो डिपार्टमेंट था वो काम करता था। तुगलक ने पहली बार देखा जाए तो बागवानी प्रारंभ करवाया। यहाँ देखिए भारत में पहली बार बागवानी प्रारंभ करवाया, यानी हॉर्टिकल्चर को प्रोत्साहित किया। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में 1200 फलदार पेड़ों का बाग लगवाया था। तो इसने किसी न किसी प्रकार से पहली बार भारत में फलदार पेड़ों को लगवाने को प्रोत्साहित किया। 5 बड़े नए नहरें बनवाए एवं गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाए गए नहरों की मरम्मत भी करवाई थी। और इसने दिल्ली में पानी पीने के लिए यमुना कैनाल जबकि सतलज और अन्य कैनाल का निर्माण सिंचाई के लिए करवाया था। तो ध्यान में रखिएगा इसको, यमुना कैनाल पानी पीने के लिए और अन्य सतलज या अन्य नदियों के द्वारा जो बनाई गई नहर थी उसका निर्माण सिंचाई के लिए करवाया था। और इसने सिक्के का विमुद्रीकरण किया नकली मुद्रा को रोकने के लिए। देखिए यह भी आधुनिक काल में अभी आप देखे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में विमुद्रीकरण हुआ है। तो उस समय फिरोज शाह तुगलक ने भी नकली मुद्रा को रोकने के लिए विमुद्रीकरण किया था। आपने देखा था इससे पूर्व दिल्ली सल्तनत में चांदी का टंका और तांबे का जो जीतल जारी किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, सभी सुल्तानों ने उसी का अनुसरण किया। लेकिन बाद में इन्होंने विमुद्रीकरण लाया फिरोज शाह तुगलक ने और नकली मुद्रा को रोकने के लिए। इसी प्रकार मुद्रा में ही परिवर्तन ने ला दिया। तो वो क्या लाया था, अद्धा लाया था जिसमें 50% चांदी और 50% तांबा। और दूसरा बिख देखिए लाया गया जिसमें 25% चांदी और 75% तांबा। और ससगनी तीसरा मुद्रा था जिसमें शुद्ध चांदी का ये छोटा सिक्का होता था। तो देखा जाए तो जीएसटी भी पूर्ण भारत में एक प्रकार से कई करों को हटाने का काम किया, वो भी नरेंद्र मोदी के काल में। और यहाँ देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक के काल में भी 24 से करों को हटा दिया गया और 4 कर लाया गया। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने खिजराबाद यानी टोपड़ा जो कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में है एवं मेरठ यूपी से अशोक के स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया जाता है। कहा जाता है कि इसने टोपड़ा और मेरठ से जो स्तंभ दिल्ली लेके आया था अशोक के स्तंभ को, उस पर अपना भी वो नाम खुदवाने का प्रयास किया था। और देखिए जिसका चित्रित वर्णन सीरत ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ में है। तो सीरत ए फिरोज शाही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें वह टोपड़ा से और मेरठ से जो दिल्ली अशोक के स्तंभ लेके आ रहा था तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यातायात का चित्रित वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। और जहां तक सीरत ए फिरोज शाही की बात है तो यह एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, लेकिन इसमें देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक के
काल का पूरा वर्णन इसमें मिलता है कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था या राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इसके जानकारी के स्रोत इस ग्रंथ में मिलते हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है इसके लिए, इसके कालखंड को देखने के लिए। अब देखिए 1361 में नागरकोट यानी कांगड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, वहां जो अभियान हुआ था उसमें ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से 1300 ग्रंथों को फिरोज शाह तुगलक प्राप्त किया, और कहा जाता है कि उसमें 300 ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी विद्वान से करवाया था। कहा जाता है कि जो 1300 ग्रंथ उसको ज्वालामुखी संस्कृत लाइब्रेरी से जो मिली थी उसको ग्रंथ है, तो उसमें से 300 ग्रंथों को, वो संस्कृत के ग्रंथों को चुना और उसके फारसी में अनुवाद, यानी उसके निष्कर्ष का फारसी भाषा में अनुवाद देखा जाए तो दलायत ए फिरोजशाही से करवाया था। फारसी में अनुवाद किसके द्वारा? अजीजुद्दीन किरवानी के द्वारा। तो ये ध्यान में रखिए। देखिए संस्कृत से फारसी भाषा में पहला अनुदित ग्रंथ दलायत ए फिरोजशाही थी, जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित थी, इसको ध्यान में रखिए। और फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा जो थी फतूहात ए फिरोजशाही है। ये दो विद्वान हैं, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीफ, जो कि फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे, मतलब उनका संरक्षण इन्हें प्राप्त था। अब एक ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तारीख फिरोज शाही, तो तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीफ दोनों के द्वारा लिखा गया है। देखिए यहां लिख दिया गया है तारीख फिरोज शाही बर्नी और अफीफ दोनों के द्वारा। जबकि फतवा ए जहांदारी जो ग्रंथ है, मतलब एक प्रकार से पिनल कोड है, यह लॉ की बुक है, जैसे फतवा जिसको लॉ की ही बुक कहा जाता है। फतवा ए जहांदारी जो है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया, तो ये ध्यान में रखिएगा। और स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने फतूहात फिरोज शाही लिखी है, तो इतना आपको ध्यान रहना चाहिए। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। इस प्रकार आपने तुगलक में फिरोज शाह तुगलक को देखा, और इतिहासकारों के द्वारा इसे मध्यकाल का पहला निरंकुश और कल्याणकारी शासक कहा जाता है। तो निरंकुश इस कारण कहा जाता है कि उसने एक धर्मांध शासक की भूमिका निभाई, वह शरीयत के अनुसार कानून का संचालन किया। और कल्याणकारी इस कारण कहा जाता है कि उसने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जो आसपास के क्षेत्रों में उसने नहरों का निर्माण कराया, सिंचाई की अच्छी प्रबंधन की, कृषि प्रणाली को दुरुस्त किया, लोगों की उन्नति के लिए कारखाने का निर्माण किया। जैसे आप दीवाने बंदगान में देखे थे 1,80,000 उसके गुलाम थे जो कि विभिन्न कारखानों में काम करते थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो यह एक कल्याणकारी शासक था। अब आइए इसके स्थापत्य को देखा जाए तो इसके समय खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा का निर्माण किया गया था। तो खान ए जहां तेलंगानी एक ब्राह्मण था जो कि इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, और यह फिरोज शाह तुगलक का वजीर था, यानी मंत्री था। और देखिए इसकी विशेषता है खान ए तेलंगानी का मकबरा का कि यह लाल बलुई पत्थर का बना हुआ है और साथ साथ संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। यह पहला मकबरा है जिसका आधार अष्टकोणीय है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, खासकर यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम में, यह पहला मकबरा जिसमें अष्टकोणीय है यह मकबरा। अब देखिए क्या, और हिसार में गुजरी महल बनवाया, गुजरी उसकी प्रेमिका का नाम था, और हिसार जानते हैं हरियाणा में है। और कुतुब मीनार की मरम्मत कराई एवं एक मंजिल का निर्माण कराया, और यह जो अंतिम मंजिल बनी वह देखिए सफेद संगमरमर का है। और इस तरह कहा जाता है 5 स्टोरेज कुतुब मीनार में हुए, यानी 5 मंजिल का निर्माण हो गया कुतुब मीनार में। तो कुतुब मीनार के प्रथम मंजिल का निर्माण देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया, तो जो कि कुतुब मीनार का निर्माण है बख्तियार काकी, यानी ख्वाजा सूफी संत जो थे ख्वाजा बख्तियार काकी के स्मरण में किया गया था। और उसके बाद आपने फिर देखा था इल्तुतमिश ने आगे निर्माण कार्य प्रारंभ किया, लेकिन ठंड का गिरने से ऊपरी मंजिल को नुकसान हुआ, तो जिसके कारण इसकी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाई और इसके 5वें मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहां देखिए दिल्ली सल्तनत के ज्यादातर इमारतें लाल बलुई पत्थर के थे, लेकिन फिरोज शाह के काल में धूसर पत्थरों का प्रयोग हुआ, यानी ग्रे स्टोन का प्रयोग किया गया, जो कि देखने में तो सुंदर नहीं लेकिन मजबूत होते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है इसके स्थापत्य को। तुगलक वंश के अंतिम शासक को देखा जाए तो वह है नासिरुद्दीन महमूद, और इसका शासन दिल्ली से पालम तक रह गया।
ये आप ध्यान रखिएगा। इसके उत्तराधिकारी जो थे फिरोज शाह तुगलक के, वो काफी कमजोर निकले और अंतिम देखिए शासक के रूप में जाना जाता है नासिरुद्दीन महमूद को। और दिल्ली में इसी के समय 1398 ईस्वी में इसी के शासन काल में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ और तैमूर लंग चगताई तुर्क था। ये आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न इससे आते हैं कि तैमूर लंग का जो आगे दिखाया जाए तो मुगल काल में बाबर के द्वारा अपने को तैमूर का ही वंशज कहा गया और इस कारण तैमूर लंग के बारे में पूछा जाता है कि यह कौन सा तुर्क था, तो चगताई तुर्क था। 1398 में तैमूर के द्वारा जब आक्रमण किया गया तो कहा जाता है कि लाखों लोगों की हत्या वो कर दिया और दिल्ली और उसके आसपास में लूट मार मचाई वो। और जब वह लूट कर वापस से अपनी क्षेत्र को जा रहा था तो यहाँ मुल्तान का गवर्नर खिज्र खां, याद रखिएगा मुल्तान का गवर्नर था खिज्र खां, और खिज्र खां को वह अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके भारत में चला जाता है। और 1414 से यहाँ सैयद वंश की स्थापना होती है। सैयद वंश जिसका संस्थापक खिज्र खां है, और खिज्र खां अपने को सुल्तान नहीं कहता बल्कि वह अपने को रैयत कहता है। इसी प्रकार वह अपने देखिएगा तैमूर का हमेशा रैयत कहने के कारण वह रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था, रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। तो ये सैयद वंश में हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली से पालम में तक ही इसका शासन रह गया था नासिरुद्दीन महमूद का। तो एक और भी आएगा, एक शासक आप देखिएगा उत्तर मुगल में शासक आएगा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय जिसका नाम है अली गौहर, अली गौहर। और इसका कालखंड अगर देखा जाए तो 1760 से लेकर 1806 है। इस पर ब्रिटिश हुकूमत हो जाती है बाद में और ब्रिटिश का आगमन हो जा रहा है। और यहाँ 1764 का जो बक्सर का युद्ध है इसी के काल में हुआ था, शाह आलम के ही काल में। तो अंग्रेजों ने एक तरफ से बक्सर के युद्ध पर देखा जाए तो टेक्निकल रूप से भारत की सत्ता ग्रहण कर ली थी। और इसके समय भी एक कहावत है कि दिल्ली का जो क्षेत्र था, मतलब इस शाह आलम का जो शासन था आलम से लेकर पालम तक था। तो इसके समय नासिरुद्दीन महमूद के समय कहा गया कि दिल्ली से पालम तक ही शासन रह गया। तो दोनों स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एग्जाम में प्रश्न आया है और बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा है कि कहां तक, दिल्ली से पालम तक तो नासिरुद्दीन महमूद और आलम से पालम तक तो शाह आलम द्वितीय, ये है मुगल उत्तर मुगल शासक है, ध्यान रखना है इसको। और देखिए अगला, नासिरुद्दीन महमूद के काल में ही मलिक के सर के यानी पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर जौनपुर नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। तो यहां भी आपको ये टेक्निकल क्वेश्चन हो सकती है, जौनपुर नगर की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जौना खां के याद में। तो ये ध्यान में रखना है। और जबकि स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था, मलिक सरवर। और जौनपुर को आप जानते हैं इसको उत्तर का सिराज कहा जाता है, यानी उत्तर का सुंदर नगर। तो ये इस प्रकार आप तुगलक वंश को देखें। अगली कक्षा में हम सैयद वंश को देखेंगे और उसके बाद देखा जाएगा तो लोधी वंश, और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।